बहुत ज्यादा होती है, करेक्ट। बाकी सबकी बहुत कम होती है, बाकी सारे आयन। तो H प्लस और OH माइनस ये दोनों वाटर के ही आयन्स हैं, करेक्ट। जो सॉल्वेंट है उसी के आयन्स हैं। तो इन दो आयन्स की कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है। H प्लस की होती रफली 350 यूनिट और OH माइनस की 200। बाकी सारे आयन्स की is roughly between 60 to 100। सबकी कंपेरेबल रेंज में होती है 60 to 100। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर ये मोबिलिटी है राइट? नहीं, कंडक्टेंस। ओके सर, कंडक्टेंस। तो अगर किसी सॉल्यूशन से H प्लस या OH माइनस आयंस कम हो जाए तो उसकी कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। रेडियस। ड्रास्टिकली कम होगी, करेक्ट। यस यस। और H प्लस या OH माइनस आयंस अगर बढ़े तो कंडक्टेंस ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी। इंक्रीज। बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज करके वी डू कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, मान लो एक एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूं कि बीकर में मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ब्यूरेट से मैं इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूं, ठीक है। और इस टाइट्रेशन में सॉल्यूशन की कंडक्टेंस में मेजर कर रहा हूं और मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ये ग्राफ कैसा बनेगा? तो देखो, सॉल्यूशन में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेट्स से HCl टाइप का, ओके। उसमें हमने स्ट्रॉन्ग बेस डालना शुरू किया NaOH टाइप का। तो NaOH सॉल्यूशन में जाएगा, NaOH का OH H प्लस से रिएक्ट करके वाटर बना लेगा और Na प्लस सॉल्यूशन में छूट जाएगा। तो बेसिकली इस रिएक्शन में हुआ क्या, सॉल्यूशन में का H प्लस चला गया और उसकी जगह Na प्लस आ गया। तो इफेक्टिवली वी हैव रिप्लेस्ड H plus ions by Na plus ions. So what will happen to conductance? It will decrease. Decrease दिखेगा। अब मैं डालता जा रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस, कंडक्टेंस डिक्रीज होती जाएगी। फिर जब स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म हो गया उसके बाद भी इफ आई कंटिन्यू टू पुट NaOH तब क्या होगा? सर इंक्रीज बिकॉज OH माइनस बढ़ेगा। OH माइनस की क्योंकि नए OH माइनस आ गए उससे इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही ये चेंज होगा, जैसे ही ये चेंज होगा जिस पॉइंट पे, दैट आई कैन से विल बी द इक्विवेलेंस पॉइंट। यस। वहीं पे स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म हुआ है, अग्रीड? यस सर। चलो इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कंटेनर में वीक एसिड है और ब्यूरेट से स्ट्रॉन्ग बेस डाला, अब कैसा ग्राफ बनेगा? बोलो। So it will decrease initially until the equivalence point, and then it will again increase, and
This time the highest point will be higher than the original point. बोला So like पहले decrease करेगा and then again increase, just like strong base and strong acid. इसमें ग्राफ कैसा बनेगा? सर पहले वाले जैसा ही बनेगा. नहीं, Sir, initially a buffer solution. फिर इंक्रीज, फिर ड्रास्टिक इंक्रीज, इस तरीके का ग्राफ बनेगा. और ये जहां पॉइंट आया है जिस वॉल्यूम पे, दैट विल बी इक्विवेलेंट. ठीक है, So can you explain? देखो वीक एसिड पूरा डिसोसिएटेड तो होता नहीं है. वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएटेड होगा. मतलब पहले स्टार्टिंग में कुछ H+ आयंस होंगे और कुछ वीक एसिड अनडिसोसिएटेड होगा HX. अब जब मैंने स्ट्रॉन्ग बेस डाला वो पहले इस OH- से रिएक्ट करेगा. सॉरी, OH- डाला वो पहले इस H+ से रिएक्ट करेगा. तो सॉल्यूशन से H+ कम हुए तो ये डिक्रीज आया, ये जो रीजन 1 है. करेक्ट. फिर जब ये H+ फ्री वाला खत्म हो गया तब जो और OH- डालोगे वो तो इस अनडिसोसिएटेड एसिड से रिएक्ट करेगा. तो अब सॉल्यूशन का कोई आयन, अब सॉल्यूशन का कोई आयन नहीं गया और हमें एक नया आयन मिल गया X-. ओके, तो उससे कंडक्टेंस थोड़ी इंक्रीज करेगी और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद और डालते गए बेस तो एक्स्ट्रा OH- से कंडक्टेंस ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगी. ठीक है, सर X- हाइड्रोलाइज होके OH बनाएगा इसीलिए थोड़ी बढ़ेगी ना. X- के हाइड्रोलिसिस तो यार एक नेग्लिजिबल फिनोमिना होगा टाइट्रेशन में. टाइट्रेशन के पीएच में हाइड्रोलिसिस कभी कंसीडर की थी क्या? नहीं सर. ओके. इक्विवेलेंस पॉइंट पे की थी ना. यस सर. सर तो 2 सेकेंड पार्ट में बढ़ता क्यों है थोड़ा सा? ये आया ना नया, ये पहले से कहाँ था सॉल्यूशन में. ओके. बट सर OH- पे डिक्रीज हुआ ना. OH- भी तो पहले से सॉल्यूशन में नहीं था. ओ वो तो तुम ब्यूरेट से डाल रहे हो ना, वो पहले सॉल्यूशन में थोड़ी था. यस सर. सर इसलिए थोड़ा सा ही बढ़ता है, राइट? हाँ, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. एक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लो AgNO3 का सॉल्यूशन है और ऊपर से हम KI डाल रहे हैं. कैसा बनेगा ग्राफ बताओ. कैसा बनेगा? सर पहले डिक्रीज होगा एंड देन स्लाइटली इंक्रीज होगा. पहले कांस्टेंट रहेगा फिर इंक्रीज करेगा. भाई पहले जब तुम KI डालोगे तो AgI प्रेसिपिटेट हो जाएगा. करेक्ट. यस सर. Yes sir. सॉल्यूशन से Ag+ चला गया और उसकी जगह K+ आ गया. करेक्ट. Yes. तो H+ और OH- को छोड़ के बाकी सबकी तो हम कंडक्टेंस ऑलमोस्ट सेम रहता. सेम मानते हैं.
करेक्ट? Yes, sir. तो कंडक्टेंस उतनी रहेगी। एक बार प्रेसिपिटेशन खत्म हो गई, उसके बाद भी और के आई डालते गए तो दो नए आयन आएंगे सोल्यूशन में, के प्लस और आई माइनस। करेक्ट? Yes, sir. तो उससे कंडक्टेंस बढ़ेगी। नोट कर लिया? सर एक बार आप वापस बता सकते हो प्लीज? के आई डालेंगे, की आई प्रेसिपिटेट होगा, यस सर। सोल्यूशन से Ag प्लस गया और उसकी जगह के प्लस आ गया। ओके, कंडक्टेंस इसके लिए कांस्टेंट होगा। नोटेड? सर पर पिछले वाले में हम लोग ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि ओ एच माइनस जाएगा और एक्स माइनस आएगा तो डिक्रीज होगा? OH माइनस था ही नहीं सोल्यूशन से, OH माइनस कहाँ जाएगा? सर पर यहाँ हम कंसिडर करना है ना कि के प्लस आ जाएगा, तो वहाँ पे सिमिलरली कंसिडर क्यों नहीं कर सकते? भाई वहां पे OH माइनस नहीं आया, यहाँ पे क्या मैं I माइनस को कंसिडर कर रहा हूँ? अच्छा ओके सर। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज। सर OH और H को छोड़ के बाकी सबकी कंडक्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। मतलब होती 60 to 100 के बीच है, लेकिन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए हम सबको इक्वल मानते हैं। ओके सर। नोटेड। Also, can you solve the four sums you gave in last class? Yes. उसमें पूरी क्लास चली जाएगी यार, वो डाउट लेक्चर में कर लेंगे। Okay, sir. ओके सर। जो लोग डाउट में आएंगे उनको बता देंगे और उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। चलो, सॉलिड स्टेट के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? सर पोटेंशियल Lattice energy. लैटिस एनर्जी और बताओ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सॉलिड। पोटेंशियल हाई होती है, के नेग्लिजिबल होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस Is negligible. 0, 0. भाई सॉलिड्स में यू नो is the high density state, Yes. highest density होती है। ओके, Yes. डेंसिटी हाई कैसे मिलेगी? सर रीजन ये है कि सर एक ही स्मॉल एरिया में बहुत सारे पार्टिकल्स पैक्ड है। डेंसिटी हाई मिलेगी बाय एफिशिएंट पैकिंग, ऑर्डर्ड पैकिंग। मतलब सॉलिड के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनकी पैकिंग हमें बहुत ऑर्डर्ड वे में करनी पड़ेगी। अगर रैंडमली की किसी को कहीं भी रख दिया तो बीच बीच में बहुत सारे गैप छूट जाएंगे। करेक्ट? यस सर। तो चैप्टर को लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द differences between two types of solid. What are two categories of solid? सर क्रिस्टलाइन Crystalline and amorphous. Crystalline solid and amorphous. पहला डिफरेंस तो पहला इस पैकिंग के ही रिगार्डिंग है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है?
in crystalline solid. The arrangement of constituents is ordered in short range as well as in ठीक है हमारे पास सॉलिड में क्या होता है ठीक चलो अगला लिखो देखो crystalline solids are well defined sharp melting point ठीक है हर डिफरेंस fourth difference have you note 1 minute. सर लास्ट पॉइंट करंट के बारे में ना फ्लूइडिटी के बारे में
क्या सर, आप रिपीट कर सकते हैं? फ्लूइडिटी के बारे में। अच्छा, ओके सर। इसके बारे में सर? गैसेस और लिक्विड्स फ्लो करते हैं, हाँ वैसे अमॉर्फस सॉलिड्स भी फ्लो करते हैं। अच्छा ओके सर। Done, sir. Doubt in the third point. क्या? So third point, won't it be the other way around because crystalline solids, won't they be isotropic? How can they be isotropic? Oh, sorry, got it. Sorry. ये चैप्टर तो तुम लोग कर चुके हो ना कॉलेज में, स्वयं मूविंग प्रतीक। सर वो कॉलेज में अटेंड नहीं किया था सर। यस सर। नहीं सर सर, चालू attend नहीं हुआ किया। है सर, अभी चालू करने वाले। हैं? चालू नहीं अभी तक सॉलिड स्टेट्स कॉलेज में। अच्छा। बाकी बैचेस में तो हो गया। नहीं सर हमारे class में नहीं हुआ सर। सर हुआ होगा लेकिन अटेंड नहीं किया। अटेंड ही नहीं सर, किया। Yes, sir. हमारे कॉलेज हमारे में attend नहीं नहीं हुआ करते सर। हैं हम। सर 12th हो गया, अभी तक एक भी अटेंडेंस। यस सर। तो छोड़ देते बीच में हम लोग को आपके लाइन। इन चारों पॉइंट्स का मतलब ढंग से समझ में आ गया है ना? सर एनाइसोट्रोपिक सर आइसोट्रोपिक वो वाला थर्ड नहीं पॉइंट समझा। बता दो ना सर। आइसोट्रोपिक वो चीजें होती हैं जिसमें अगर तुम उस चीज की कोई प्रॉपर्टी मेजर करो और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है सेम वैल्यू अलोंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, मतलब हर डायरेक्शन से प्रॉपर्टी की सेम वैल्यू आए, तो अब हम कहते हैं इट इज आइसोट्रोपिक। ओके। और अगर अलग अलग डायरेक्शन से अलग वैल्यूज आई तो हम कहते हैं अनआइसोट्रोपिक। ठीक है? सर ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज क्या है? ऑर्डर शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज क्या है भाई? ये एक एटम है, डिस्टेंस ए के बाद अगला एटम, फिर से डिस्टेंस ए के बाद अगला एटम, तो ये अब एक ऑर्डर है इस पैकिंग में। यस सर। और मान लो y एक्सिस में डिस्टेंस b के बाद अगला एटम, so we can see a order in packing of these 12 molecules, 12 atoms. यस सर। This is a short range order, क्योंकि ये ऑर्डर मुझे केवल इन 12 मॉलिक्यूल्स में दिख रहा है। ठीक है? यस सर। अगर यही ऑर्डर पूरे क्रिस्टल में थ्रू आउट दिखे, देन इट विल बिकम अ लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो ऑर्डर होता है वो पूरे क्रिस्टल में सेम ही होता है, बट अमॉर्फस सॉलिड में हर थोड़े थोड़े एटम्स के ग्रुप के बाद वो ऑर्डर चेंज होता रहता है। करेक्ट? यस सर। सर अमॉर्फस सॉलिड्स फ्लो कैसे कर सकते हैं? अमॉर्फस सॉलिड फ्लो करते हैं, लाइक एग्जांपल ग्लास। तो बट वो तो मोल्टन स्टेट में करेगा भाई सॉलिड स्टेट में, हेंस दे आर नॉट सॉलिड in true sense. They are super cooled liquids. और इसका प्रॉपर प्रूफ कर सकते हो तुम अगर कोई पुराना ग्लास विंडो पेन है और वर्नियर से तुम उसके टॉप और बॉटम का थिकनेस मेजर करो, तो यू विल फाइंड
that thickness at bottom is more than thickness at top, and the reason being glass is continuously flowing under action of gravity from top to bottom. The flow rate is very small, तो एक substantial difference के लिए it will take several years, but flow definitely हो रहा है. Okay? और इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्लास का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सर SiO2. SiO2 सिलिका. और रॉक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? रॉक का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है SiO2. तो यहाँ कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास मोल्टेन SiO2 है और हम उसको कूल करके फ्रीज करें, ठीक है, तो अगर हम ये फ्रीजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट कर दें, बहुत जल्दी करें, तो हम किसी चीज को टाइम ही नहीं दे रहे हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स को टाइम ही नहीं दे रहे हैं प्रॉपर अरेंज अपने आप को करने के लिए, करेक्ट? तो हमें लॉन्ग रेंज में पैकिंग में ऑर्डर नहीं मिल पाएगा. अग्रीड? लेकिन अगर हम उसी को स्लोली कूल करें, तो किसी भी चीज को अगर हम सडनली फ्रीज कर देंगे तो वी विल गेट अ अमॉर्फस सॉलिड. लाइक मोल्टेन सिलिका को सडनली फ्रीज कर दिया, वी विल गेट ग्लास विच इज अ अमॉर्फस सॉलिड. लेकिन उसी मोल्टेन सिलिका को अगर हमने स्लोली फ्रीज किया तो वी विल गेट रॉक विच इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. सेम इन केस ऑफ वाटर. वाटर को स्लोली फ्रीज किया, वी विल गेट आइस which is a crystalline solid. Water को suddenly freeze किया, we will get snow which is a amorphous solid. Okay? Yes. So crystalline solids anisotropic क्यों होते हैं, मतलब isotropic amorphous क्यों? अलग डायरेक्शन. मान लो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ना चाह रहे हैं, हम उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं. इस डायरेक्शन से तोड़ा, हमें कौन से डिस्टेंसेस तोड़ने पड़ेंगे? ए वाले. इस डायरेक्शन से तोड़ा, हमें डिस्टेंस तोड़ने पड़ेंगे बी वाले. Yes. अलग अलग है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गए अनाइसोट्रोपिक. अमॉर्फस सॉलिड को इस डायरेक्शन से तोड़ना है, कौन से डिस्टेंस तोड़ने पड़ेंगे? अमॉर्फस सॉलिड में तो डिस्टेंस फिक्स है नहीं. Yes. हर थोड़े टाइम बाद चेंज हो रहा है, तो हमें कोई एवरेज डिस्टेंस जो निकलेगा उसका वो तोड़ने हैं. तो किसी भी डायरेक्शन से वो मैं एवरेज निकालूं, सेम ही आने वाला है. Yes, sir. Therefore amorphous solids are isotropic. So but अगर क्रिस्टलाइन में वो दोनों डिस्टेंस ही सेम हो, लाइक ए और बी इक्वल हो गए, डायरेक्शन से तब √2a हो जाएगा. सर स्लैंटिंग क्यों तोड़ेंगे, मतलब तो हर डायरेक्शन से सेम होना चाहिए ना. अच्छा ओके सर, सिर्फ XYZ नहीं. ओके. चलो, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो हमें एक्चुअली सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना. तो 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं: कोवेलेंट, आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर. कोवेलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एटम. आयनिक सॉलिड में आयंस. मेटालिक सॉलिड में मेटल के कैटायन. और मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल. The forces which hold these together: in covalent solid it is covalent bond. Ionic solid it is ionic bond. Metallic solid it is metallic bond. Molecular solid it is van der Waals forces.
or in some cases it can also be hydrogen bonding. एग्जाम्पल एक एक लिख लो सबका. डायमंड, NaCl, iron, ice. Hardness, very hard, hard, soft to moderately hard, soft. Melting points, very high melting point, high melting point, moderate melting point, low melting point. So these are 4 types of crystalline solids. One minute. So can you show the previous slide for a second? So metallic bond क्या होता है? मैं absent हूँ. What's that? बॉन्डिंग नहीं अटेंड की थी. की थी सर पूरी. मेटालिक बॉन्ड. तो जो एक रेगुलर स्ट्रक्चर है पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस. और वो स्ट्रक्चर जिसके रिपीटिशन से सारी डायरेक्शन से हमें पूरी लैटिस मिलती है उसको कहते हैं यूनिट सेल. ठीक है, क्लियर है? तो लाइक फॉर एग्जाम्पल if we consider a wall is a lattice made by repetition of bricks. So one brick will become a unit cell and the entire wall will become lattice. ठीक है? तो सपोज हाइपोथेटिकली अगर मेरे पास एक 1 डायमेंशनल लैटिस है. 1 डायमेंशनल लैटिस मतलब एक ही डायरेक्शन में हम अरेंज कर रहे हैं एटम्स को. करेक्ट? तो हमें कितने पैरामीटर्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे इस लैटिस के लिए? Only the length. केवल एक डायरेक्शन का रिपीटिशन डिस्टेंस. करेक्ट?
वैसे ही अगर एक 2 डायमेंशनल लैटिस है तो कितने पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे? लेंथ ब्रेड्थ 2 डायरेक्शन के रिपीटिशन डिस्टेंस और उन 2 डायरेक्शन के बीच का एंगल, 3 पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे। करेक्ट? ओके। तो सिमिलरली एक 3 डायमेंशनल लैटिस को to completely specify a 3-dimensional lattice, we need to specify we need to specify 6 parameters. Repetition distances, in 3 directions. A, B, C, and 3 interfacial angles. अल्फा, बीटा एंड बीटा। ठीक है? क्लियर? So can you show the previous page for Yes, sir, please. सर अभी यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस का एक बार ड्रॉ करके बता सकते हैं सर क्या? एक ब्रिक को एक यूनिट सेल माने। अच्छा, बहुत सारे ब्रिक एक के बाद एक सिस्टमैटिकली लगाओगे तो वॉल बन जाएगी। यस सर। वॉल लैटिस हो गई। ओके ओके सर, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल यूनिट सेल रहेगा। थैंक यू। क्या? मॉलिक्यूल रहेगा, वो यूनिट सेल रहेगा। मॉलिक्यूल या आयन। यूनिट सेल तो एक हाइपोथेटिकल, देखो मान लो ये बहुत सारे एटम्स ऐसे रखते हैं, ये एक डॉट एक एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है? हाँ सर। और इस तरह एटम्स रखते हैं, तो ये एटम्स की ऑर्डर्ड पैकिंग है ये। यस सर। तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। ये लैटिस है। लैटिस। सॉरी सर। ये लैटिस है, ठीक है? यस सर। 4 डॉट्स को एक साथ क्रिस्टल वो बोलेंगे। तो ये 2 डायमेंशनल लैटिस है, करेक्ट? मैंने 2D में बनाया है ना ये डॉट। यस। हाँ सर। इसी तरह 3 डायमेंशनल लैटिस होगी। अब इसमें मैं एक ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर इमेजिन करता हूं। अब इस तरह के एक स्ट्रक्चर से एक के बाद एक रखते जाओ तो क्या ये पूरी लैटिस बन जाएगी? हाँ सर। तो ए यूनिट सेल हो गया। अंडरस्टूड सर। या एक ये स्ट्रक्चर इमेजिन करता हूं, बी। क्या ये स्ट्रक्चर एक के बाद एक रखता जाऊं लैटिस बन जाएगी पूरी? हाँ सर। तो बी एक यूनिट सेल हो गया। या एक ये स्ट्रक्चर इमेजिन करता हूं, सी। इसको बार बार रिपीट करता जाऊं लैटिस बन जाएगी। यस सर। सी एक यूनिट सेल हो गया। एक ये स्ट्रक्चर इमेजिन करता है, डी। इसको बार बार रिपीट करूं बनेगी पूरी लैटिस। हाँ हाँ Yes sir. डी एक यूनिट सेल हो गया। सर ऐसा तो ई को बार बार रिपीट करूं बनेगी लैटिस।
Yes, sir. Yes, sir. इससे नहीं बनेगी. So rotate is rotating allowed? No, rotating is not allowed. Then we can't. नहीं बनेगी. ठीक है. हाँ सर. तो तुमसे पूछता है इस लैटिस के यूनिट सेल कौन कौन से हो सकते हैं, ABCD कोई भी बना सकते हो. इट इज योर चॉइस. ऑल आर करेक्ट यूनिट सेल्स फॉर दिस लैटिस. ठीक है. हाँ सर, अंडरस्टूड. सर लेकिन देखा जाए सर बाउंड्री पे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी ना, मतलब वही एक ही सेल्स और समझो हमने बी बाजू में ऐसे सिमिलर बनाया एक है तो दोनों के ओवरलैप हो जाएगा ना. वही से जैसे भी हमने ए बनाया उसके बाउंड्री पॉइंट पे 4 सेल्स है, उसकी बाजू में अगर हम सेम बी बनाए तो ए का जो बाउंड्री का सेल्स है वो. इसमें दो अलग अलग यूनिट सेल थोड़ी ना बनाओगे. अगर तुमने ए मान लिया तो अब ए को ही बार बार रिपीट करोगे ना. अच्छा तो ओवर. ओके ओके. आगे लिखते हैं. तो बेस्ड ऑन वेरियस कॉम्बिनेशन of these 6 parameters, we can have 7 possible crystal lattice system. तो 7 पॉसिबल सिस्टम्स है. पहला क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा ट्राइक्लिनिक, पांचवा मोनोक्लिनिक, छठा हेक्सागोनल, सातवां ट्राइगोनल. So these are the 7 crystal lattice system. ठीक है. पैरामीटर से याद है इनके. बनाओ टेबल बनाओ. क्या क्या पैरामीटर्स है. क्यूबिक मतलब तीनों रिपीटिशन डिस्टेंस बराबर होंगे. यस सर. करेक्ट. और तीनों इंटरफेशियल एंगल्स 90 डिग्री. 90 डिग्री. करेक्ट. ठीक है. लिख लेते हैं. तो क्यूबिक सिस्टम्स A equal to B equal to C, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90. टेट्रागोनल स्क्वायर बेस का क्यूबॉइड. एक साइड अनइक्वल वाला क्यूबॉइड. ठीक है.
Yes. ऑर्थोरोम्बिक क्यूबॉइड, तीनों साइड्स अनइक्वल। ट्राइक्लिनिक, तीनों एंड साइड्स अनइक्वल, तीनों एंगल्स अनइक्वल। मोनोक्लिनिक, तीनों साइड्स अनइक्वल, दो एंगल 90, तीसरा नहीं। हेक्सागोनल, दो साइड्स इक्वल, दो एंगल 90, थर्ड एंगल 120। ट्राइगोनल, जिसको रोम्बाहेड्रल भी बोलते हैं, तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, Yes, sir. नोट करो। ये आगे सिंबल्स भी नोट कर लेना, इनका मीनिंग अभी समझाता हूं। ये टेबल पूरी याद कर लेना ढंग से। सर तो नेचर में सिर्फ यही साथ मिलते हैं या? हाँ, यही सात पॉसिबल है। नेचर में मिलते ये 14 है। ये लैटिस सिस्टम्स हैं, लैटिस नहीं है। सर इस टेबल को रखना पड़ेगा। क्या? इस टेबल को रखना पड़ेगा पूरा। डायरेक्ट प्रॉब्लम आते हैं। जेई एडवांस में भी एक मैट्रिक्स मैच आ चुका है। इधर 4 नाम दे दिए तो उधर कुछ पैरामीटर्स लिख दिए थे, कहा था मैच करो। शॉर्ट सर। सर क्रिस्टल लैटिस सिस्टम और लैटिस में फर्क क्या है? अब नोट कर लोगे? अरे सॉरी, नोट कर लो। कर चुके हो? सर ट्राइगोनल का दूसरा नाम क्या बोला आपने? रोम्बाहेड्रल। हाँ, वो भी लिख लो। कहीं एग्जाम में रोम्बाहेड्रल नाम दे दिया और तुम लोग कहो कि ये तो पढ़ाई नहीं था। सर किसका दूसरा नाम है रोम्बाहेड्रन? आखिरी वाले का। ओके। सर रोम्बाहेड्रन नो? हाँ, रोम्बस। अच्छा। रोम्बस की शेप हुई ना, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल बट 90 नहीं है। तो हर लैटिस सिस्टम में 4 पॉसिबल लैटिसेस होती है। ओके, अब जैसे क्यूबिक लैटिस सिस्टम है, इसका यूनिट सेल कैसा दिखेगा? क्यूबिक So लैटिस, it will be a cube of side A. हाँ, क्यूबिक लैटिस सिस्टम का यूनिट सेल एक क्यूब होगा, करेक्ट? यस और नो? यस सर। तो क्यूबिक सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में देयर आर 4 पॉसिबल लैटिसेस। क्या क्या होती है? पहली होती है उस सिस्टम की सिंपल लैटिस। सिंपल लैटिस में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब एटम्स है, एटम्स आर ओनली एट
एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे उस लैटिस के? vertices. एट कॉर्नर्स, ओनली एट कॉर्नर। तो अब अगर मैं क्यूबिक सिस्टम का एग्जांपल लूं, तो क्यूबिक सिस्टम का यूनिट सेल क्या है? क्यूबिक सिस्टम का यूनिट सेल है क्यूब, करेक्ट? तो अब अगर इस क्यूब में सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है, मतलब एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल 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 क्यूबिक, क्यूबिक सिस्टम की सिंपल लैटिस। ठीक है? यस सर। यस सर। दूसरी लैटिस हो सकती है किसी भी सिस्टम में बॉडी सेंटर्ड लैटिस। तो बॉडी सेंटर्ड लैटिस में क्या होगा? एटम्स होंगे कॉर्नर पे और जो उस यूनिट सेल का बॉडी सेंटर है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर क्यूबिक सिस्टम की ले, क्योंकि वही हमें सबसे ज्यादा पढ़ने हैं, तो क्यूबिक सिस्टम का अगर फिर से एग्जांपल ले, तो बॉडी सेंटर्ड लैटिस अगर होगी इसकी, तो एटम्स कहां कहां होंगे? सारे कॉर्नर्स पे, करेक्ट? एनर्जी सेंटर और एंड क्यूबिक सेंटर। क्यूब के सेंटर पे, तो उसका नाम हम क्या देंगे? बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर बॉडी क्यूब। सेंटर्ड क्यूबिक। सेंटर्ड क्यूबिक और बीसीसी शॉर्ट में लिखते हैं, बीसीसी। थर्ड लैटिस होती है किसी भी सिस्टम में फेस सेंटर्ड लैटिस। फेस सेंटर्ड लैटिस में एटम्स कहां होते हैं? कॉर्नर पे और सारे फेसेस के सेंटर पे। तो क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6। तो अब एटम्स कहां कहां होंगे? 8 कॉर्नर्स पे होंगे और सारे फेसेस के सेंटर पे होंगे। ये जो 6 फेसेस है, इन सब के सेंटर पे होंगे। ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे अब? फेस सेंटर्ड क्यूब, एफसीसी। एफसीसी। और लास्ट लैटिस होती है हर सिस्टम में एंड फेस सेंटर्ड लैटिस। इसमें एटम्स कहाँ होते हैं? इसमें एटम्स होंगे कॉर्नर्स पे एंड फेस सेंटर्स ऑफ 2 ऑपोजिट एंड फेसेस। तो इसमें सारे फेसेस के सेंटर पे नहीं होता है, केवल 2 फेसेस के सेंटर पे होता है। तो एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक कैसा बनेगा? सर एफसीसी पे बॉडी के सेंटर पे भी होता है क्या, लाइक क्यूब के सेंटर पे? तो होगा क्यूब के सेंटर पे। अच्छा ओके। तो यहाँ है केवल 2 फेसेस के सेंटर पे, तो इसको हम बोलेंगे एंड फेस सेंटर्ड क्यूब। यस। तो टोटल कितने हो कोई गए? भी ऑपोजिट फेसेस। कोई भी 2 ऑपोजिट फेसेस। ओके, अब तो टोटल लैटिसेस कितनी हो गई?
4. 7 systems and each can have 28. 28 lattices. Out of these 28, we find in nature only 14 exist. और कौन सी 14 एग्जिस्ट करती हैं वो ये देखती हैं। तो क्यूबिक सिस्टम्स में कौन कौन सी एग्जिस्ट करती है? सिंपल बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर, फेस सेंटर, मतलब एंड फेस सेंटर क्यूबिक नहीं एग्जिस्ट करता है। हमें नेचर में कोई ऐसा कंपाउंड नहीं मिला है जो एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में जाए। सिमिलरली टेट्रागोनल का सिंपल और बॉडी सेंटर, ऑर्थोरोम्बिक में चारों लैटिसेस मिलती हैं, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और ट्राइगोनल में सिर्फ सिंपल लैटिस मिलती है, और मोनोक्लिनिक की सिंपल और एंड फेस सेंटर्ड मिलती है। So these are the 14 lattices we observe in nature to exist. और इसको थोड़ा सिमेट्री से कोरिलेट किया गया इसका रीजन। तो किसी भी यूनिट सेल में हम कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स देखते हैं। कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स देखते हैं? पहले देखते हैं प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री मतलब वो प्लेन्स जिसके अबाउट हम यूनिट सेल को दो आइडेंटिकल हाफ में कट कर सके। फिर हम देखेंगे लाइंस ऑफ सिमेट्री, लाइंस कह लो या एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जिन लाइंस के अबाउट हम रोटेट कर सकते हैं यूनिट सेल को, so that same configuration is found there. And then are points of symmetry. तो ये तीन तरीके के सिमेट्री एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं। तो इसको मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूं। सपोज मैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ओके, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहां पे हैं? At the corner. सिर्फ कॉर्नर पे। Now can you tell me in a simple cubic unit cell how many elements of symmetry are there? How many planes, how many lines, how many axes of symmetry can you draw? चलो सब लोग जरा कोशिश करो, अपनी नोटबुक में डायग्राम बनाओ जरा और बनाने की कोशिश करो। देखो कितने प्लेन्स दिख रहे हैं, कितनी लाइंस, कितने एक्सेस। जस्ट ट्राई वंस। So is the answer 10? क्या 10 टोटल? हाँ. 10 planes of symmetry. 10 planes की 10 total planes plus line plus axis plus So point. to like what, 9 planes and 1 point. 9 planes 1 point and axis 0. एक्सेस नहीं है कोई? Oh sorry sir. ये axis 6 रहेंगे ना? axis. Sir, 12 axis. 12 axes, 9 planes, 1 point. Sir, 24 planes. 24 planes or Sir, 10 planes, 1 point, 12 axis. अब आया है 3D विजुअलाइजेशन पिक्चर में। Let's see who can visualize this diagram clearly. टोटल 24 प्लेन है इसमें। सर एक्सेस 13 होंगे क्या? कुछ लोगों की तो ड्राइंग अच्छी होगी। 12 axis शायद से। 12 planes रहेंगे।
देखो Sir, 8 planes of symmetry. सर 18 प्लेन। पहला प्लेन मैं बना रहा हूं, पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये, करेक्ट? यस सर। ऐसे कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं? 2 थ्री। 3 ठीक है, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये प्लेन, करेक्ट? ऐसे कितने प्लेन्स हैं? 6। तो टोटल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है 9। बस इसके ऊपर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर है? ये समझ में आ गए 9 प्लेन्स? सर वो जो 3 में है उसमें XZ YZ और ZX आएंगे। हाँ। ओके सर 6 में सर कैसे? क्या 6 में? सर मेरे को तो मतलब एक स्लैंट एक डायरेक्शन में अगर दूसरा स्लैंट दूसरे डायरेक्शन में हो तो 2 ही हुए। 2 डायरेक्शन होती है। मेरे को तो 2 ही लगे। भाई लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बिहाइंड कितनी डायरेक्शन में? वैसा लिया। ओके सर गॉट 6 वैसा लिया। अब आ जाओ लाइंस ऑफ सिमेट्री में। एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, करेक्ट? यस सर। इस लाइन के अबाउट अगर हम क्यूब को रोटेट करें तो सेम कॉन्फ़िगरेशन कितने एंगल के बाद मिलेगा? 360। नहीं यार, 90 डिग्री। 90 डिग्री, यस सर। 90 डिग्रीज पे मिल जाएगा ना? Yes, sir. S4 axis. तो एक पूरी रोटेशन में 10 हाँ, तो एक पूरी रोटेशन में कितनी बार हो जाएगा? 4 टाइम्स मिलेगा। यस सर। इनको हम कहते हैं, कहेंगे 4 फोल्ड एक्सिस। और ऐसी कितनी होंगी? 3 होंगी ऐसी। यस सर 3। 3। सर डायगोनल्स पे ही लेंगे राइट? ये अभी लेंगे, अभी इसलिए तो और डायग्राम छोड़े हैं। अब अगले कौन से लें? अगली एक्सिस में ये ले सकता हूं। सर आप वो 4 फोल्ड एक्सेस वाला वापस एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार? यस सर आप रोटेशन 360 डिग्री के रोटेशन पे हो रहा है ना? 360 के एक रोटेशन में, एक मिनट
यस, तो आई वाज सेइंग 90 डिग्री के रोटेशन के बाद सेम ओरिएंटेशन मिल जाएगा। यस सर। यस सर। एक कंप्लीट रोटेशन में 4 बार मिलेगा क्यूब वापस सेम ओरिएंटेशन में। यस सर। तो इसको 4 फोल्ड एक्सिस कहते हैं। अगली एक्सिस ये देख लें, ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, करेक्ट। इसमें कितने एंगल के रोटेशन के बाद क्यूब मिलेगा? 180। 180। तो इनको हम क्या कहेंगे? टू फोल्ड। 2 फोल्ड एक्सिस। और ऐसी कितनी होंगी? 6। और लास्ट ये डायगोनल, ये कितने होंगे? सर 4। 4 और 4 3 फोल्ड एक्सिस। तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13, टोटल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री 9, 1 पॉइंट ऑफ सिमेट्री इज, तो टोटल कितना हो गया? अब ये 22 हो गया, करेक्ट? यस सर। सॉरी 9 23 ना? ठीक है, ओके। सर ये 3 फोल्ड एक्सिस एक टाइम एक्सप्लेन कर सकते हो? अगर उसमें 120 डिग्री के 120 डिग्री के उस पे है ना, रोटेशन पे, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। नहीं सर, नहीं समझ रहा 120। आ रहा है कि नहीं? सर नहीं नहीं, समझा। विजुअलाइज नहीं हो रहा सर। यस सर। नहीं हो रहा है। अच्छा रुको, मैं एक और डायग्राम में, या इसी में करो, इसमें नंबरिंग कर दो। वन 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने ये डायगोनल किसके अबाउट बनाया है? 0.28 के अबाउट। सर दूसरा 17 के बाद बना। अरे यार, यू वांट टू डिस्टर्ब इन बिटवीन, देन यू बिकम। नहीं, सॉरी सर, सॉरी। So let's visualize this cube about the line 2A. तो अगर हम इस क्यूब को अबाउट लाइन 2A देखें तो कैसा दिखेगा ये क्यूब? सबसे पास हमें अपने से कौन सा पॉइंट दिखेगा? बोलो। यहाँ we are visualizing the cube from this line, from here we are seeing the cube. तो हमें सबसे पास अपने कौन सा पॉइंट दिखेगा? 2.2 ऐसा दिखेगा, करेक्ट। 2 के पीछे अगली लेयर में 2 से थोड़ा पीछे क्या दिखेंगे? 136। 136 एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हुए दिखेंगे। और उससे और थोड़ा नीचे पीछे लेयर पे दिखेंगे हमें 4 5 7 एक और इन्वर्टेड इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हुए, करेक्ट। और 8 वाला पॉइंट हमें दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो तो 2 के ठीक पीछे है, करेक्ट। तो अब इसमें कितने एंगल के रोटेशन के बाद सेम ओरिएंटेशन मिलेगा? Oh, got it. So 120 degree. 120 के बाद
रूबिक क्यूब को उसको डायगोनल के अबाउट होल्ड करके देखो, स्टार जैसा बिल्कुल ऐसा दिखेगा। ओके, तो नाउ सिंपल क्यूबिक के कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हम लोगों ने देखे? 22। सिमेट्री एलिमेंट्स कितने देखे? 23। अच्छा, अब मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पे आऊंगा। मतलब इन सारे डायग्राम पे मैं क्यूब के सेंटर पे भी एक एटम रख दूं, तो इनमें से कोई सिमेट्री एलिमेंट कम हो रहा है क्या? नहीं सर। नो सर। कोई कम नहीं होगा ना, दिख रहा है क्लियरली? यस सर। मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एटलीस्ट वो सारे सिमेट्री एलिमेंट्स तो हैं जो सिंपल क्यूबिक में है। अग्रीड? यस। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आओ। सारे फेसेस के सेंटर पे एक एक एटम रख दिया, किसी सिमेट्री एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है? नो सर। नहीं। मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में भी एटलीस्ट उतने सिमेट्री एलिमेंट तो हैं जितने सिंपल क्यूबिक में है। करेक्ट? यस सर। अब एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आओ। एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक मतलब अगर हमने एटम केवल दो फेसेस के सेंटर पे रखे हैं, तो अब ये वाले प्लेन्स ऑफ सिमेट्री खत्म हो गए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रह गया, क्योंकि इस फेस का मिरर इमेज ये सेंटर है, यहाँ पे एटम नहीं है। करेक्ट? यस सर। तो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री कम हो गई है। तो एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक में उतनी भी सिमेट्री नहीं है जितनी सिंपल में है, इसलिए एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली द कंसेप्ट हियर इज सिंपल लैटिस तो सबकी एग्जिस्ट करती है, सातों सिस्टम की। ओके, सिंपल सबकी एग्जिस्ट करेगी। अब सिंपल के बाद वो लैटिसेस एग्जिस्ट करेंगी जिसमें एटलीस्ट उतने सिमेट्री एलिमेंट हो जितने उसके सिस्टम के सिंपल में। ओके, अपने सिस्टम से अगर कम हो रहे हैं सिमेट्री एलिमेंट्स, वो वाली लैटिसेस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इज दिस क्लियर? यस सर। ज्यादा होने का चांस बिल्कुल भी नहीं तो कम, नहीं तो उसके इक्वल है। ज्यादा तो होंगी, एफसीसी में बैठेंगे तो और शायद पॉइंट्स लैटिस और भी निकलेंगे प्लेन्स, बट सिंपल वाली तो सारी होनी चाहिए। ओके सर। उससे कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सर आप वो एक बार पॉइंट सिमेट्रीज बता सकते हैं, कौन से पॉइंट्स के? पॉइंट तो एक ही है, क्यूब का सेंटर। मतलब वो पॉइंट सबसे इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, वैसा है? हाँ। ओके सर बेसिकली ज्यादा नहीं तो उसके इक्वल ना, तो ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, ज्यादा उसके बराबर, उससे कम नहीं होनी चाहिए सिमेट्री एलिमेंट। यस सर। यस सर। आंसर 120 डिग्री इसलिए है 3-4 एक्सिस में क्योंकि सर वो ट्रायंगल्स बन रहे थे, इसलिए सर। राइट। ओके, थैंक यू सर। सर पिछले 3 पेज दिखा देंगे एक बार। अब आगे आ जाओ। Z effective and packing fraction. तो Z इफेक्टिव हम कैसे डिफाइन करते हैं? इफेक्टिव नंबर ऑफ atoms in a unit. ठीक है? और पैकिंग फ्रैक्शन, fraction of volume occupied by atoms
in a unit cell. ठीक है, तो क्या होगा पैकिंग फ्रैक्शन? एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं जेड इफेक्टिव? एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक यूनिट सेल। ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। तो एक एग्जांपल लें, अगर if I take example of simple cubic, simple cubic में एटम्स कहाँ कहाँ पे हैं? corners. The corners. So when I say atom is at corner, it actually means that the nucleus of atom is at corner. ये एटम तो पूरा ऐसा एक स्फीयर है ना, ओके? तो हर कॉर्नर पे एटम्स होंगे। अब ये बताओ इस एटम का कितना पार्ट ट्यूब के अंदर है और कितना पार्ट बाहर है? सर 3/4 बाहर 1/4 अंदर। तो 1/8 अंदर। 1/8 अंदर। और तो इस तरह के कितने एटम्स हैं इस ट्यूब में? 8 एटम्स हैं, 8 कॉर्नर पे। और हर एक का इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना है इस ट्यूब को? 1/8। तो इफेक्टिव एटम्स कितने हुए यूनिट सेल के अंदर? 1। और इसमें यूनिट सेल की एज लेंथ a और रेडियस के बीच हम ये रिलेशन लिख सकते हैं A/R। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? Z इफेक्टिव 1 into 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन A क्यूब विच विल बी 2R क्यूब। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन आ गया π/6 विच इज रफली 52%। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52% जगह पे एटम्स होते हैं और 48% जगह खाली होती है। ठीक है, यस सर। तो एटम 1/8 अंदर 7/8 बाहर से वही सब। यार चैप्टर पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होने वाली है, बिल्कुल भी विजुलाइज ही नहीं कर पा रहे हो। ये 4 यूनिट सेल हैं एक के बाद एक रखे हुए, करेक्ट? हाँ यस। 4 क्यूब जैसे रखे हैं एक के बाद एक। ये एक कॉर्नर है। हाँ यस सर। यहाँ पे अगर एक एटम होगा तो इन चारों का पार्ट है वो। हाँ यस सर। और इसी तरह 4 क्यूब इसके ऊपर रखे होंगे, हाँ यस सर। चारों का भी पार्ट है ये। हाँ। तो हर एक क्यूब को अपना ये कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 25%। 1/8। 12.5%। यस सर। 4 ये है, 4 इसके ऊपर है। हाँ हाँ समझा सर। चलो जरा बीसीसी और एफसीसी के लिए भी जेड इफेक्टिव और पैकिंग फ्रैक्शन निकालो।
निकाला बीसीसी और एफसीसी का। बीसीसी में z sir, is it pi root 3/8 packing fraction? हाँ वेरी गुड। तो देखो z इफेक्टिव कितना होगा, 8 एटम्स कॉर्नर पे, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, एक बॉडी सेंटर में, वो तो पूरा अंदर, 2 पैकिंग फ्रैक्शन 2 into 4/3 pi r क्यूब अपॉन a क्यूब। और अब जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब क्यूब के सेंटर में भी उसी रेडियस का एटम रखा है, करेक्ट। तो जो सेंटर वाला एटम है वो सबको टच करेगा। तो अगर मैं ये बॉडी डायगोनल बनाऊं तो यहाँ कॉर्नर पे एक एटम है, यहाँ कॉर्नर पे है और यहाँ सेंटर पे है। सेंटर वाला दोनों कॉर्नर वालों को टच कर रहा है, तो आई कैन राइट √3a is 4r, करेक्ट। यस सर। वो सब्स्टिट्यूट करके इसमें दिस विल कम आउट टू बी √3 pi/2 which is roughly 68%. ठीक। So BCC is better packing than FCC, sorry, simple cubic, correct? FCC में Z इफेक्टिव क्या होगा, 8 कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन 1/8, ये एटम्स फेस सेंटर पे 50, उनका कंट्रीब्यूशन हाफ, तो Z इफेक्टिव हो गया 4। पैकिंग फ्रैक्शन और अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एक फेस डायगोनल के अक्रॉस, ये जो फेस के सेंटर पे एटम है ये दोनों कॉर्नर वालों को टच करेगा, तो √4r, ये सब्स्टिट्यूट करोगे दिस विल कम आउट टू बी pi/3√2 which is roughly 74%. So FCC is an even better packing than BCC. Clear? Yes, sir. yes sir. सर ये 4R लिख रहे हैं सर उसमें। है तो 4R आ रहा है ना सर, हमने वो FCC और BCC में 4R लिखा सर। सर 2R ही रहना चाहिए। यहाँ पे ये एक एटम है, यस सर। एक ये एटम है, एक हाँ ये डिस्टेंस r हुआ, ओके अच्छा 2r हुआ, r हुआ, कितना हुआ है अभी टोटल? अच्छा ऐसे लिया, ओके 4R 4। थैंक यू सर। सर प्रीवियस पेज दिखा सकते सो मतलब सारे लैटिसेस, सारी यूनिट सेल्स के एटम्स एक दूसरे को टच ही करेंगे, मतलब दूर में। जो नियरेस्ट नेबर है वो तो एक दूसरे को टच करेगा ही। यस सो मतलब अगर दूर नहीं रह सकते हैं क्या, कि जगह ही बीच में छोड़ गई? तो मतलब जरूरी नियरेस्ट वाले दूर नहीं रह सकते क्या पैकिंग के टाइम, लाइक जगह छूट गई बीच में? तो जगह छोड़ेंगे, फिर सॉलिड स्टेट में आने का मतलब क्या है? अच्छा सर क्लोजली पैक्ड हो। सर यहाँ पे आप रीजन रिपीट कर सकते हो, कॉर्नर्स वाले क्यों नहीं टच करेंगे? कॉर्नर वालों ने टच कर लिया तो बीच में r रेडियस कैसे रखोगे? अच्छा ओके सर, ओके।
उसका प्रीवियस पेज दिखा प्रीवियस पेजेस ही देख सकते हैं, यही सकते हैं। तो एससी से वाला पेज दिखा देना। Now we know that एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में सेम यूनिट सेल रिपीट होता है बार बार, करेक्ट? यस सर। तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेंसिटी I can write will be density of one unit cell, ठीक है? और एक यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगी? मास ऑफ वन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, ठीक है? एक यूनिट सेल का मास क्या होगा? Z इफेक्टिव इनटू जो भी मोलर मास है उस सब्सटेंस का अपॉन एवोगैड्रो नंबर, करेक्ट? तो इस पर हम डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं। नोट कर लो इसको, बुकलेट ओपन करो, सब्जेक्टिव असाइनमेंट करके जो है एक्सरसाइज है, तब 1 2 9 11 ये 4 प्रॉब्लम्स करो।
हो गए कंप्लीट चारों? So can you solve the ninth one? Sir, the 11th one. 11th में क्या हो? डेंसिटी का रेशियो में दिक्कत है। देखो बीसीसी और एफसीसी फॉर्म्स की डेंसिटी का रेशियो निकालना है, करेक्ट? Yes, sir. डेंसिटी क्या होगा? Z इफेक्टिव इनटू आयरन का मोलर मास 56 बाय एवोगैड्रो नंबर अपॉन बीसीसी में A और R के बीच क्या रिलेशन होता था? 4R इज रूट 3A, करेक्ट? तो A कितना होगा? 4R बाय रूट 3। भाई आयरन किसी भी पैकिंग में जाए, रेडियस ऑफ आयरन एटम तो चेंज होगा नहीं, ठीक है? Yes. ट्यूब की एज लेंथ चेंज हो जाएगी, लेकिन रेडियस ऑफ आयरन एटम उतना ही रहेगा। ये रेशियो निकाल लोगे अब? हाँ सर। 9th is on neighbor counting, which is an important concept in solid state. Okay. तो एक बीसीसी लैटिस दी है और हमसे कहा गया उसके नेबर्स काउंट करो। इस यूनिट सेल में एटम्स कहाँ कहाँ है? So corners and the center. कॉर्नर और सेंटर। किसके नेबर काउंट करने? सपोज सेंटर वाले के करते हैं, तो ये हमारा रेफरेंस एटम है। तो इसके फर्स्ट क्लोजेस्ट नेबर्स कौन है? फर्स्ट क्लोजेस्ट नेबर हमेशा जो इसको टच करना है, कौन सा होगा वो है? Sir, all A. है All A. कॉर्नर वाला, करेक्ट? हाँ सर, हाँ all of them. ये वाला जो एटम है, ये इसका फर्स्ट क्लोजेस्ट नेबर है, ठीक है? इस तरह के कितने एटम्स होंगे? 8 होंगे हर कॉर्नर पे। Yes, sir. कितने डिस्टेंस पे है ये? √3A/2, करेक्ट? यस। अब हमें निकालना है सेकेंड क्लोजेस्ट। सेकेंड क्लोजेस्ट कौन होंगे? जो कॉर्नर सर नेक्स्ट यूनिट सेल का सेंटर। इस यूनिट सेल में तो सब खत्म हो गए, तो हमें अब अगला यूनिट सेल डेफिनेटली बनाना पड़ेगा आगे देखने के लिए। तो अगला यूनिट सेल बनाएंगे। हाँ, तो अब कौन सा होगा? Sir, the center of the next unit. इस यूनिट सेल का सेंटर, ये इसका सेकेंड क्लोजेस्ट नेबर है, ठीक है? Yes, sir. कितने होंगे? 6. 6 होंगे। कितने डिस्टेंस पे? A. तो प्रॉब्लम में तो यही पूछा था, बट सपोज आई आस्क यू इसके थर्ड क्लोजेस्ट नेबर्स कौन है? So the remaining 4 of the next row. Sir, the corners. ये वाले ना? हाँ sir. यस ऐसे कितने होंगे? 4 24. 24 होंगे। दिख रहे हैं 24? यस सर Yes, sir. तो इसी में है, और इस तरह के 6 क्यूब्स होंगे, करेक्ट? Yes.
कितना डिस्टेंस है ये आर से? आर और ब्लू एटम के बीच का डिस्टेंस कितना है? रूट 10/2 है। नहीं यार, Sir, root 3a/2 2.75 into a. रूट 2.75 into a. मतलब रूट 11/2 है। हाँ सर, root 11/2. ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। जरा एक चीज ये बताओ मुझे, एक क्यूब इसके नीचे बना लिया है और इसके जो बॉडी सेंटर पे एटम है, इसका आर से डिस्टेंस कितना है? √2 है। रूट 2 है। अब रूट 2 छोटा नंबर है कि रूट 11/2? तो √2 छोटा है। रूट 2 छोटा है, तो ये है थर्ड क्लोजेस्ट नेबर। ओके, ये जो 24 बोले ये फोर्थ क्लोजेस्ट है, इसलिए ये इंटीजर टाइप में बहुत आते हैं प्रॉब्लम, गलती होने के बहुत चांसेस है। तो रूट 2 पे है थर्ड क्लोजेस्ट नेबर। कितने हैं? तो Sir, 24 12. 12। ठीक है, समझ में आई नेबर काउंटिंग? यस सर। यस सर। सर बट समझ में कैसे आई कौन सा रेफरेंस मैंने? यस सर, हमको कैसे मान बॉडी सेंटर से करना था। रेफरेंस किसी को भी मानो, आंसर सेम आएंगे। अच्छा ओके सर। कॉर्नर वाले से करके दिखाएं? हाँ सर, उससे ट्राई किया तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया। कॉर्नर वाला तो ज्यादा इजी था। कॉर्नर में सपोज मैं इसको आर मानू रेफरेंस, ठीक है, तो इसका क्लोजेस्ट कौन होगा? क्लोजेस्ट ये ब्लैक वाला हो जाएगा जो क्यूब का सेंटर है, या जहां टू को दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। एक पेज कोई तो ये वाला दिखा, कॉर्नर से करें? कॉर्नर वाला तो ज्यादा इजी है, गलती होने के चांसेस कम थे। बट रेफरेंस किसी को भी माने आंसर सेम क्यों आएगा? लाइक वो तो हर एक एटम पे डिपेंड करेगा। ये रेफरेंस है, करेक्ट। क्लोजेस्ट नेबर कौन है इसका? ये वाला जो इसको टच कर रहा है, करेक्ट। हाँ यस सर। कितने हैं ये आर वाला एट कॉर्नर 8 क्यूब्स में कॉमन होता है, ओके सर, 8 हो गया। हाँ तो हर एक के क्यूब के सेंटर को टच कर रहा होगा, करेक्ट। हाँ सर। फर्स्ट क्लोजेस्ट होगा 8 एट √3a/2। सेकेंड क्लोजेस्ट कौन होगा? देखो, सेकेंड क्लोजेस्ट ये वाला एटम है, कॉर्नर के सामने वाला कॉर्नर दिख रहे हैं। अब ये 6, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक अगले क्यूब, एक ये, ऐसे ही एक पीछे, एक राइट में, एक ऊपर, करेक्ट। हाँ सर। तो सेकेंड क्लोजेस्ट 6 हो गए एट डिस्टेंस 8। फिर थर्ड क्लोजेस्ट का है ये वाला, ट्रेस डायगोनल के अबाउट, करेक्ट। हाँ सर। ये और ये
थर्ड क्लोजेस्ट कितने हो गए? कितने होंगे? 12 दिख रहे हैं? 12 फेसेस में होता है कॉर्नर, √2a। Yes. अब फोर्थ क्लोजेस्ट, बॉडी डायगोनल वाला। बॉडी डायगोनल फिफ्थ क्लोजेस्ट है। सॉरी सर सॉरी। फोर्थ क्लोजेस्ट अगला क्यूब बनाओ, उसका बॉडी सेंटर। इस आगे वाले क्यूब का बॉडी सेंटर वो √11a/2 पे है, ठीक है? यस सर। फिफ्थ क्लोजेस्ट बॉडी डायगोनल √3a पे, ठीक है? हाँ सर समझ। समझ में आया? तो किसी से भी काउंटिंग कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा, जो ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। नेबर काउंटिंग क्लियर है? ये सब सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि सिमेट्री है ना। ये सब लाइक सेम आ रहा है, किधर से भी काउंट किया बिकॉज सिमेट्री है ना। बात बताओ, ये 4 क्यूब रखे हैं, ठीक है? यस सर। इन 4 क्यूब्स में, इन चारों क्यूब के सेंटर पे एटम्स हैं, यस सर। और 4 क्यूब इसके आगे ऐसे ही रख दो। 8 क्यूब के सेंटर पे एटम है। हाँ सर। उन 8 एटम्स को अगर तुम इमेजिन करो तो वो भी एक क्यूब बना रहे हैं, यस सर। और उनके क्यूब में ये वाला ग्रीन उनके बॉडी सेंटर पे है। यस सर। यार किसको कॉर्नर कह रहे हो, किसको बॉडी सेंटर कह रहे हो, ये तो एक बहुत रिलेटिव टर्म है ना। हाँ सर। एक्चुअली तो सभी बिल्कुल सिमिलर एटम्स हैं। यस सर। यस सर मतलब किसी एक यूनिट सेल का कॉर्नर किसी और क्यूब का सेंटर भी बन सकता है। हाँ। ओके। नोटेड? यस सर। सर कोई और लैटिस होता तो डिफरेंट होता नहीं ये सब फिर। डिफरेंट आएगा बिल्कुल, यही तो लैटिस का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके सर। बाकी सब लैटिस की स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं वो भी कर। मैं 3 करनी है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, बस उन्हीं 3 पे दिमाग लगाओ। अच्छा ओके। चलो बाय एवरीबॉडी। सर आप प्लीज स्लाइड्स भेज देंगे।